10,000 सब्सक्राइबर्स, ये 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं गाइज, एंड वी आर so thankful to you all who have gave us support and subscribed our channel. In case you haven't, तो please subscribe कीजिए और हमारे परिवार में शामिल हो जाइए। Hello guys, welcome to the College Mela once again. This is Dr. Shubhra and I welcome you to the channel College Mela once again. I hope year 2021 में जो भी इंडिया में सिचुएशंस हुई कोविड-19 की वजह से, उसके बाद से इंडिया वापस से एक नई होप के साथ एक नए फ्यूचर के लिए और स्ट्रांगली खड़ा होगा। इतनी सारी मुश्किलों के साथ भी हम अपने फ्यूचर के बारे में पॉजिटिवली सोच सकते हैं, यही इस बात का सबूत है क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट कंट्री के, वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन के बारे में। यस, वी आर टॉकिंग डेंटिस्ट्री इन कैनेडा। कैनेडा में डेंटिस्ट्री परस्यू करना इज ड्रीम फॉर डेंटिस्ट। लिविंग इन कैनेडा इज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर एनीवन। और ये जब बात डेंटल प्रोफेशन की हो कैनेडा में, तो इट इज जस्ट लाइक अ चेरी ऑन द केक बिकॉज डेंटिस्ट्री इज वन ऑफ द बेस्ट पेड प्रोफेशन इन कैनेडा। अभी आप इंडिया में हैं, BDS कर रहे हैं या करना चाहते हैं, और मे बी आपने अपनी BDS कर ली है लेकिन अपने फ्यूचर ऑप्शंस को आप सर्च कर रहे हैं, देन कैनेडा कैन बी दी बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। कैनेडा में जनरल डेंटिस्ट की डिग्री DDS होती है, जैसे कि हमारे यहाँ पर BDS होती है। तो इंडिया से BDS करने के बाद में आपको कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं, एंड आफ्टर दोज प्रोसीजर्स यू कैन वर्क इन कैनेडा। कोई भी डेंटिस्ट बिना डेंटल लाइसेंचर के कनाडा में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। NDB का एग्जाम क्लियर करना होता है और उसी के बाद में सर्टिफिकेट मिलता है डेंटल लाइसेंचर का। कनाडा में डेंटिस्ट्री का लाइसेंस लेने के लिए दो तरीके के प्रोसीजर्स होते हैं, एक फॉर एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज एंड सेकेंड फॉर नॉन एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज। तो अगर आपने अपनी डेंटिस्ट्री की हुई है कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, आयरलैंड से या फिर US से, तो आप आते हैं एक्रेडिटेड डेंटल कॉलेजेस की लिस्ट में। लेकिन अगर इसके अलावा कंट्रीज हैं तो नॉन एक्रेडिटेड डेंटल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में आती हैं। इंडिया भी उन्हीं में से एक है। लेकिन इंडिया की भी हर यूनिवर्सिटी नॉन एक्रेडिटेड डेंटल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में नहीं आती है। एक प्रॉपर लिंक दिया हुआ है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा और चेक कर लीजिएगा कि सारी यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं। बट फर्स्ट आप इस वीडियो को देखिए पूरा, सो दैट यू कैन गेट ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन अबाउट डेंटल लाइसेंसिंग प्रोग्राम इन कैनेडा। अब एक्रेडिटेड डेंटल कॉलेज का प्रोग्राम हम साइड में रखते हैं, हम इंडिया से हैं तो हम बात करते हैं नॉन एक्रेडिटेड डेंटल कॉलेजेस के बारे में। आपने अपनी यूनिवर्सिटी को देख लिया है कि वो नॉन एक्रेडिटेड डेंटल कॉलेजेस की लिस्ट में आती है। उसके बाद का प्रोसीजर क्या है? तो उसके बाद में दो तरीके के प्रोसीजर्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट लाइसेंस लेने का और दूसरा होता है डिग्री कंप्लीशन प्रोग्राम। सबसे पहले आपको देना होता है AFK का एग्जाम, यानी कि असेसमेंट ऑफ फंडामेंटल नॉलेज। AFK देने के बाद में देयर आर टू ऑप्शंस। एक, आप यूनिवर्सिटी कंप्लीशन प्रोग्राम में जा सकते हैं जो कि अराउंड 2.5 years की होती है, और दूसरा आप चूज कर सकते हैं डायरेक्ट लाइसेंसिंग एग्जाम, जिसमें आपने AFK दे दिया है। उसके बाद आप देते हैं ACJ और ACS एग्जाम। यहाँ तक का प्रोसीजर ये होता है इक्विवेलेंसी प्रोसेस। इसकी जो वेबसाइट है उसका नाम है NDEB.BNED.ca। फर्स्ट हम बात करते हैं जो लाइसेंसिंग प्रोग्राम है उसके लिए। तो लाइसेंसिंग प्रोग्राम के लिए आपको जो असेसमेंट ऑफ फंडामेंटल नॉलेज एग्जाम है, यानी कि AFK का जो एग्जाम है वो देना है। यूनिवर्सिटी के लिए भी ये वाला एग्जाम तो आपको देना ही पड़ेगा। इस एग्जाम को देने के बाद इसका जो मिनिमम पासिंग मार्क है वो है 75, और 75 से अबव पे ही आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। लाइसेंसिंग में अब आपका ACJ और ACS दो एग्जाम्स होंगे, और इसके बाद में आपने ये जो इक्विवेलेंसी प्रोसेस है ये पूरा होने के बाद NDEB का सर्टिफिकेशन प्रोसेस होगा। उसमें आपको दो एग्जाम देने होंगे, रिटन एग्जाम एंड OSCE एग्जाम। NDEB के सर्टिफिकेशन के बाद जिस भी प्रोविंस में आप काम करने जा रहे हैं उस प्रोविंस का आपको लाइसेंसिंग मिलती है। ये आप इस टेबल में भी देख सकते हैं कि अगर आपने ग्रेजुएशन की है एक्रेडिटेड डेंटल कॉलेज से, तो आपको सीधे NDEB सर्टिफिकेशन प्रोसेस में ही जाना होगा। आपको NDEB का रिटन एग्जाम एंड OSCE एग्जाम देना होगा, सर्टिफिकेट मिलेगा और प्रोविंशियल लाइसेंसर लेना होगा।
अगर आपने अपनी जनरल डेंटिस्ट्री नॉन एक्रेडिटेड डेंटल प्रोग्राम से की है तो आपको NDEB इक्विवेलेंसी प्रोसेस से जाना होगा। उसके अंदर आपको AFK का एग्ज़ाम देना होगा, ACJ का एग्ज़ाम देना होगा और असेसमेंट ऑफ क्लिनिकल स्किल्स का एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद आप NDEB का रिटन एग्जामिनेशन एंड OSCE एग्जामिनेशन दे सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू अप्लाई। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना होता है और इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के 3 स्टेप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ ऑनलाइन प्रोफाइल। आपको अपना ऑनलाइन प्रोफाइल बनाना है। ऑनलाइन प्रोफाइल बनाने के बाद में वहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए आपको कहा जाएगा। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने हैं। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनके सबमिशन के बाद में आपका क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन होगा। आपका जो भी प्रोसेस चल रहा है, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन जो चल रहा है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके ऑनलाइन प्रोफाइल जो आपने क्रिएट की है उसके ऊपर दी हुई होगी। जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट्स का असेसमेंट हो जाएगा वैसे ही आपके पास में एक मेल आ जाएगी जिस पर ये बता दिया जाएगा कि नाउ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर AFK एग्ज़ाम। यानी कि फर्स्ट आपको अप्लाई करना है, फिर डॉक्यूमेंट सबमिशन करनी है और फिर क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन के बाद में आप एलिजिबल हो जाएंगे AFK यानी कि असेसमेंट ऑफ फंडामेंटल नॉलेज एग्जाम में अप्लाई करने के लिए। सो एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की जो एप्लीकेशन फ़ीस है as of now it is 900 Canadian dollars, that means around 54,000 rupees। अब आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया है तो रजिस्ट्रेशन फीस के बाद में अब आपको एग्जामिनेशन फीस देनी होती है। जैसा नॉर्मली इंडिया में भी होता है कि आपको किसी भी एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन फीस अलग से देना होता है एंड देन एग्जामिनेशन फीस देनी होती है। इसी तरीके से आपने अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की फीस पे कर दी है। उसके बाद अब आपको AFK के लिए फी पे करनी होगी और फॉर्म फिल करना होगा। जिन स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स का क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन हो चुका है अब वो अप्रूव हो गए हैं फॉर्म भरने के लिए AFK का, नाउ दे कैन फिल द फॉर्म और इसकी फीस होती है अराउंड 800 Canadian dollars, दैट मीन्स अराउंड 48,000 रुपीज़। जो नेक्स्ट एग्जाम है वो है असेसमेंट ऑफ फंडामेंटल नॉलेज। असेसमेंट ऑफ फंडामेंटल नॉलेज यानी कि AFK जो एग्जाम है ये एग्जाम हर स्टूडेंट को देना होता है जो कि नॉन एक्रेडिटेड डेंटल यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं और कनाडा में माइग्रेट करना चाहते हैं। AFK का जो एग्जाम है वो कोई भी कैंडिडेट मैक्सिमम 3 टाइम्स दे सकता है। अगर 3 अटेम्प्ट में भी AFK का एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो जो कैंडिडेट है वो इस एग्जाम को बाद में नहीं दे सकता है। अब हम बात करते हैं AFK के फॉर्मेट के बारे में। तो AFK जो एग्जाम है ये 1 डे एग्जाम है। 200 सिंगल आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलते हैं। इनको 2 पार्ट्स में दिया जाता है और हर एक पार्ट को कंप्लीट करने के लिए 2 आवर्स मिलते हैं। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है एंड द लोएस्ट स्कोर फॉर एनी क्वेश्चन इज 0। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एंड प्रोसेस्ड स्कोरिंग के बाद में 3 बार मैन्युअली रिजल्ट को चेक किया जाता है, उसके बाद ही रिजल्ट को दिया जाता है। AFK का एग्जाम देने के बाद किसी भी कैंडिडेट के पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक असेसमेंट ऑफ क्लिनिकल जजमेंट एंड असेसमेंट ऑफ क्लिनिकल स्किल्स यानी कि फर्दर एग्जाम लाइसेंसिंग के लिए जो देते हैं वो, और दूसरा यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने की जो पूरी डिटेल्स है वो मैं आपको थोड़ी देर में देती हूँ। उससे पहले हम बात करते हैं असेसमेंट ऑफ क्लिनिकल जजमेंट के बारे में। असेसमेंट ऑफ क्लिनिकल जजमेंट जो एग्जाम है ये भी 1 डे का एग्जाम है एंड ये कनाडा में और कुछ सिलेक्टेड इंटरनेशनल सेंटर्स पे भी होता है जैसे कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम। फर्स्ट आपको रजिस्टर करना होगा। आपने जो NDEB की वेबसाइट पर अपना प्रोफाइल बनाया है उस पर आपको रजिस्टर करके असेसमेंट के लिए पेमेंट करनी है। उसके बाद NDEB विल मेल यू विद इंस्ट्रक्शंस फॉर स्केड्यूलिंग। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज स्केड्यूल। वहाँ पर आपको prometric.com पर क्लिक करना होगा, स्केड्यूल माई टेस्ट। आप अपनी लोकेशन जो भी आपको अवेलेबल है वो और सीटिंग टाइम वहाँ पर से चूज कर सकते हैं। इस एग्जाम के फॉर्मेट के बारे में बात करें तो असेसमेंट ऑफ क्लिनिकल जजमेंट जो एग्जाम है ये 5.5 आवर का होता है। इसमें आपको हाफ एन आवर का ब्रेक मिलता है। 120 से 150 सिंगल आंसर और मल्टी आंसर मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। सो सी द डिफरेंस, AFK में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल रहे थे बट सिंगल आंसर था। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद मल्टीपल आंसर्स आपको मिल रहे हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वेरी कॉशियस गिविंग आंसर्स। देन ईच सेक्शन ऑफ ACJ विल कंटेन
case-based diagnosis, treatment planning, clinical decision making questions and radiographic interpretation questions. इस टेस्ट में भी आपको 75 या उससे हायर स्कोर करना होता है। पार्टिसिपेंट मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। असेसमेंट ऑफ क्लिनिकल जजमेंट का जो एग्जाम है उसके लिए आपको पे करने होते हैं 1350 कैनेडियन डॉलर्स विच कम्स अराउंड 81,000 रुपीज़। सो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये एग्जाम काफ़ी महंगे होते हैं, तो इट इज़ बेस्ट टू clear these exams in their first go. Next we talk about assessment of clinical skill. Assessment of clinical examination is a 2-day examination where you have to perform 12 different kind of dental procedures over simulated patient or mannequin in clinical settings. यहाँ तक का जो procedure है ये non accredited dental university वाले college के बच्चों को ही देना होता है। उसके बाद NDEB का सर्टिफिकेशन प्रोसेस होता है और एक्रीडेटेड एंड नॉन एक्रीडेटेड दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को NDEB सर्टिफिकेशन प्रोसेस का जो एग्ज़ाम है ये देना होता है। ये एग्ज़ाम 2 प्रोसीजर्स में होता है। फर्स्ट इज़ रिटर्न एग्जामिनेशन एंड सेकेंड इज़ OSCE। OSCE का फुल फॉर्म है ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 1 टाइम फीस है, नॉन रिफंडेबल है और इसकी प्राइस होती है 450 कैनेडियन डॉलर। इसके बाद जो रिटर्न एग्जामिनेशन होता है अगर आप उसको कनाडा में दे रहे हैं दैट मीन्स इट विल कॉस्ट अराउंड 1000 कैनेडियन डॉलर। अगर रिटर्न एग्जामिनेशन नॉर्थ अमेरिका के बाहर की लोकेशंस पर होता है तो इसकी प्राइस होती है 1100 कैनेडियन डॉलर्स। सेम जो नॉर्थ अमेरिका के एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उनके अंदर अगर OSCE का एग्ज़ाम दिया जाए तो इसकी प्राइस है 1000 कैनेडियन डॉलर्स, लेकिन अगर आउटसाइड ऑफ नॉर्थ अमेरिका इस एग्ज़ाम को दिया जाएगा तो इसकी प्राइस है 1100 कैनेडियन डॉलर्स। ओवरऑल हम देखें तो ये एक काफ़ी महंगा प्रोसीजर है, लेकिन इसके लिए आपको मैं बहुत ही हेल्पफुल टिप्स देने वाली हूँ इस वीडियो के आखिर में, तो आप इस वीडियो पे बने रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ जो राइट साइड में सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि कॉलेज मेला पर हम डिफरेंट करियर प्रोसीजर्स के बारे में आपको बताते हैं। आई होप आपको ये हेल्पफुल होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्दर प्रोसीजर्स। द रिटर्न एग्जामिनेशन इज एडमिनिस्टर्ड इन 2 बुक्स ऑफ 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ईच बुक इज गिवन इन 150 मिनट सेशन। OSCE यानी कि ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो है ये 1 डे एग्जाम है। इसके 2 सेशंस होते हैं एंड ईच सेशन will include 50 MCQs and 1 constructed response question. After successful completion of NDEB certification process, you will get an NDEB certificate and now you can choose in whatever province you want to work and then you can get licensure from that particular province. So this is the procedure when you are taking direct license. जो कैंडिडेट यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री कंप्लीशन प्रोग्राम कंप्लीट करना चाहते हैं तो उनके लिए प्रोसीजर ये होता है कि सबसे पहले उन्हें रजिस्ट्रेशन करनी है, दैट इज़ $900 का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है। उसके बाद में उन्हें असेसमेंट ऑफ फंडामेंटल नॉलेज का एग्ज़ाम देना है, दैट इज़ $800। वहाँ पे भी आपके खर्च होंगे। उसके बाद जो आपके मार्क्स आते हैं उनके बेसिस पर आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना होता है एंड देन AFK का एग्ज़ाम देने के बाद में किस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं और अगर आपको सीट अवेलेबल हो जाती है देन यू कैन टेक एडमिशन। आपको वहाँ पर ये अराउंड 2.5 years का कोर्स होता है एंड देन you are eligible to give the NDEB examination directly. इसमें जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लाइसेंचर एग्जामिनेशन, यानी कि इसका जो एक्सपेंडिचर होता है वो होता है अराउंड $200,000। लेकिन यहाँ जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो ये होता है कि आप कैनेडियन एनवायरनमेंट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से वहाँ के जो पेशेंट्स हैं उन पर वर्क करके अपना डिग्री कंप्लीशन करते हैं, देन यू आर मोर एफिशिएंट टू वर्क इन दैट एनवायरनमेंट। सेकेंडली अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यूनिवर्सिटी एडमिशन सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स का होता है जो या तो कैनेडियन सिटीजन है या फिर जिनके पास कनाडा की PR है, यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी, एक्सेप्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन देती हैं। बट
अगेन पीआर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपको पीआर की वजह से बैंक्स में लोन मिल जाता है, गवर्नमेंट से बहुत सारा सपोर्ट मिल जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। नाउ अगर हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की, तो मैंने आपको एग्ज़ाम्स की जो फ़ीस है उनकी डिटेल बताई है, लेकिन आपको इसके अलावा भी बहुत सारा जो एक्सपेंडिचर होता है वो माइंड में रखना होगा। फर्स्ट, अगर आप वहाँ के पीआर या सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनका जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो अलग होगा। अगर आप वहाँ रहने जा रहे हैं फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम, तो 1 मंथ का अराउंड 4,000 to 5,000 कनेडियन डॉलर का पर पर्सन का एक्सपेंडिचर हो जाता है, तो वो आपको माइंड में रखना होगा। लेकिन अगर आप वहाँ नहीं रह रहे हैं, इंडिया में ही हैं, यही तैयारी कर रहे हैं, यू आर गोइंग एंड कमिंग बैक फॉर एग्जामिनेशन, तो आप कम से कम 3 बार उस एग्ज़ाम को देने जाएंगे, तो आप उसका एयरफेयर मान सकते हैं। नेक्स्ट, आप वहाँ जब एग्ज़ाम देंगे उस टाइम पर, और जब आप अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे उस टाइम पर आपको बहुत सारा मटीरियल, इंस्ट्रूमेंट्स, टाइफोडॉन्स, ये सब खरीदना पड़ता है, तो ये जो एक्सपेंडिचर होता है ये एक अलग एक्सपेंडिचर है। इसके अलावा बुक्स होती हैं, एंड इन केस इफ़ यू गो फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो भी एग्ज़ाम की कोचिंग्स कराते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर होता है। यानी कि एग्ज़ाम पार्ट ही अराउंड 9 to 10 lakhs के करीब होगा, और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा अलग एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं वो अलग से होंगे। और ये सारा जो एक्सपेंडिचर है ये 1 टाइम एग्ज़ाम का है। अगर आप मान लीजिए किसी एग्ज़ाम को 1 टाइम में क्लियर नहीं कर पाते हैं, यू आर अटेम्प्टिंग फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट, तो उसी प्रोपोर्शन में आप अपना एक्सपेंडिचर देख सकते हैं कि कितना होगा। मैंने आपको बताया था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, तो इसमें से एक पॉइंट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, वो ये है कि आपको पीआर के लिए अप्लाई करना होगा। इन केस यू आर अप्लाइंग फॉर यूनिवर्सिटी, तो आप उसके लिए पहले अपना पीआर प्रोसेस कीजिए, क्योंकि अगर आपने पीआर प्रोसेस नहीं किया तो यू कैन नॉट टेक एडमिशन इन यूनिवर्सिटी। पीआर होल्डर्स को और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो फ़ी होती है उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है, तो पीआर होल्डिंग का ये भी एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। तो आपके लिए एक और नया पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि आप पीआर के लिए वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप वहाँ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू लिव देयर और माइग्रेट देयर, so you can process for PR also. Then next is आपको प्रोविंस चूज़ करना होता है। आप कनाडा में जब भी जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं होता है कि द होल Canada is available for you and you can go and work everywhere and anywhere in Canada. You have to choose province, you have to take your licensure from that province, तो आप उसको भी माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट इज़ पीआर होने का फ़ायदा ये है कि आपने अभी से अपना जो इंग्लिश का एग्ज़ाम है, यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो एग्ज़ाम है वो दे दिया है, आपके पास अपना पासपोर्ट है और आपके पास अपनी पीआर है, तो दिस ऑल विल हेल्प यू इन गेटिंग बैंक लोन्स, जो कि आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे अगर आप पीआर या सिटीजन हैं। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लोन नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद में अगर आप पीआर हैं तो आपको गवर्नमेंट सब्सिडीज़ मिल जाती हैं अगर आप यूनिवर्सिटी के थ्रू स्टडी करते हैं। तो आई थिंक मैंने इस एग्ज़ाम को लेकर सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। इन केस फिर भी आप जानना चाहें कि क्या इतना हार्ड वर्क और इतना पैसा लगाना वर्थ है, तो आई मस्ट से येस, इट इज़ वर्थ, बिकॉज कैनेडा इज़ one of the best countries in the world to live in, having good lifestyle, having good salary package, especially for dental profession. So I think it is worth to spend so much money and time on this. अगर आप फिर भी इस टॉपिक के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो आप हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी फॉरेन इमिग्रेशन से रिलेटेड ही है, एंड दैट वुड बी IELTS. If you like this video then please do like, share and subscribe our channel कॉलेज मेला। कॉलेज मेला पर हमारी टीम डिफरेंट करियर्स के बारे में बताती है, और अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में भी जानना चाहते हैं देन प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी वेबसाइट्स के लिंक दिए हुए हैं और हमारे कुछ यूज़फुल चैनल्स के लिंक भी दिए हैं, तो इन केस इफ़ इट यूज़फुल फॉर यू, कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब दे पाएँ। थैंक यू सो मच।